नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मन एक जटिल और शक्तिशाली चीज है जो विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है। इसे अपने काबू में करने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और आत्म नियंत्रण जैसी तकनीकों का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन क्या है? मन एक अमूर्त अवधारणा है जो हमारी चेतना, विचार, भावनाएं और इच्छाओं को संदर्भित करती है। यह हमारे अनुभवों को संसाधित करता है, निर्णय लेता है और हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। बुद्ध बताते हैं कि मन को अपने काबू में करने के तरीके ध्यान और ध्यानाभ्यास। ध्यान और ध्यानाभ्यास मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच से मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखा जा सकता है। नियमित व्यायाम करो। शारीरिक व्यायाम से मन की स्थिरता बढ़ती है और तनाव कम होता है। आत्मनियंत्रण रखो। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करना। मनोवैज्ञानिक सहायता। यदि आवश्यक हो तो किसी मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मदद लेना उपयोगी हो सकता है। बुद्ध मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय बताते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने विचारों को ट्रैक करें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करें, जैसे कि उन चीजों को देखना या सुनना बंद करना जो आपको परेशान करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि कभी कभी नहीं कहना सीखें। अपनी सीमाओं को निर्धारित करना सीखें और उन चीजों को करने से इनकार करें जो आपको असहज महसूस कराती हैं। धैर्य रखें। मन को नियंत्रित करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय और प्रयास लगता है। अपने आप को माफ करना सीखें। गलतियां करना स्वाभाविक है और अपने आप को माफ करना महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इन तकनीकों का अभ्यास करके आप अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप दोस्तों तक समय समय से आती रहेंगी। तो चलो वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। मन को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। भटकता हुआ मन होना एक सामान्य अनुभव है और इस दुनिया में यह पूरी तरह से सामान्य है, जो हमारे निरंतर ध्यान की मांग करती है। काम की प्रतिबद्धताओं से लेकर सामाजिक जीवन को संतुलित करने और आत्म देखभाल के लिए समय निकालने तक भटकते हुए मन के साथ लगातार संघर्ष एक समस्या बन सकता है। चाहे आपका मन बैठकों, बातचीत के दौरान या सोने की कोशिश करते समय भटक रहा हो, यह निराशाजनक और विघटनकारी हो सकता है। हालांकि भटकता हुआ मन हमेशा बुरी बात नहीं होती। यह रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन यह तब समस्या बन जाता है जब यह ध्यान, उत्पादकता या भावनात्मक कल्याण में हस्तक्षेप करता है। आइए मन के भटकने के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझें। इसका क्या अर्थ है तथा ध्यान और मानसिक स्पष्टता में सुधार करने के लिए सरल उपाय हैं या नहीं। बुद्ध कहते हैं कि भटकते मन का क्या अर्थ है। भटकता हुआ मन तब होता है जब आपके विचार वर्तमान कार्य से हटकर असंबंधित विषयों या अनुभवों की ओर चले जाते हैं। इसे अक्सर दिवास्वप्न कहा जाता है, लेकिन जहां दिवास्वप्न शब्द एक सकारात्मक अनुभव का संकेत देता है, वहीं भटकते मन में सभी प्रकार के विचार शामिल हो सकते हैं। बुद्ध का आपका मन दो कारणों से भटकता है, या तो इसलिए कि आप जिस काम या गतिविधि पर काम कर रहे हैं वह ज्यादा मेहनत वाला और दोहराव वाला नहीं है, या फिर इसलिए कि वह बहुत चुनौतीपूर्ण है। इन दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए ऐसा दिमाग कुछ ज्यादा दिलचस्प करने की कोशिश करता है, जैसे दिवास्वप्न देखना, पुरानी यादें ताजा करना या भविष्य की चिंता करना। ध्यान का यह बदलाव अनायास भी हो सकता है, जब हमें इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि कई मिनट बीत न जाए और हम देखें कि हमारा ध्यान भटक गया है। या यह स्वेच्छा से भी हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि भटकते मन से जूझना एक आम मानवीय अनुभव है। औसत व्यक्ति अपने जागने के समय का 48.9% समय अपने काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने में बिताता है। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, यह पूरी तरह से स्वाभाविक है और रचनात्मकता और मन के भटकने के बीच वास्तव में एक गहरा संबंध है। हालांकि यह प्रवृत्ति समस्या पैदा कर सकती है, खासकर जब ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता हो। जब आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हों
तो आपका मन हाल ही में हुई किसी बहस में भटक सकता है। तब आप खुद को आने वाले सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में दिवा स्वप्न में डूबा हुआ पा सकते हैं। ये मानसिक भ्रमण हानि रहित लग सकते हैं और कभी कभी वे होते भी हैं, लेकिन यदि आप स्वयं को अक्सर अपने ही विचारों से विचलित पाते हैं तो ये आपकी उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। मन का भटकना कब समस्या बन जाता है? भटकता हुआ मन एक मजेदार और त्वरित पलायन के बजाय हानिकारक हो गया है। इसका एक संकेत यह है कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगा। तंत्रिका विज्ञानियों ने दिखाया है कि जब हमारा मन किसी संज्ञानात्मक या आकर्षक कार्य से भटक कर दिवा स्वप्न देखने लगता है तो मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यह नेटवर्क तब सक्रिय होता है जब हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हद्दियों हटकर अंतर्मुखी हो जाता है। हालांकि स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क अपने मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में बहुत अधिक समय बिताता है तो आप अवसाद से जूझ सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि भटकता हुआ मन दुखी मन हो सकता है। लक्ष्य यह नहीं है कि हम अपने मन को कल्पनाओं में उलझने से मुक्त करें, बल्कि इसका उद्देश्य है अपने विचारों को नियंत्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने भटकते मन को पुनः केंद्रित करना। बुद्ध कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मेरा मन भटक रहा है? आप खुद को दिवा स्वप्न में पाते हैं। भटकते मन को पहचानने का सबसे आम तरीका दिवा स्वप्न देखना है। दिवा स्वप्न तब होता है जब आपका मन वर्तमान क्षण से एक छोटी छुट्टी लेता है और आपको कल्पनाशील सोच में ले जाता है। दिवा स्वप्न का उपयोग आपके वर्तमान कार्य से क्षणिक विश्राम या पलायन के रूप में किया जा सकता है। आप चिंतन में समय बिताते हैं। दिवा स्वप्न के विपरीत चिंतन है। चिंतन तब होता है जब आप अतीत की घटनाओं के बारे में जुनूनी रूप से सोचते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में लगातार चिंता करते रहते हैं। चिंतन कष्टदायक, प्रतिकूल और कई बार थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें चक्रीय विचार और विचार पैटर्न होते हैं जिनसे बचना मुश्किल होता है। आप रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करना शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भटकते मन के सभी रास्ते अनुत्पादक नहीं होते। कभी कभी जब आपका मन भटकता है तो यह आपको उन समस्याओं के समाधान तक ले जा सकता है जिनका आप सामना कर रहे हैं। समस्या समाधान का यह सहज रूप तब होता है जब हम सचेत रूप से किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं कर रहे होते। अगर आप अक्सर खुद को किसी काम में शायद अनुपस्थित महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आप ऑटो पायलट पर काम कर रहे हों। गाड़ी चलाने, बर्तन धोने या टहलने जैसे रोजमर्रा के कामों के दौरान ऑटो पायलट पर होना आम बात है, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या रोजमर्रा के कामों के बीच में वे काम भूल जाते हैं जो हमें करने चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि भटकते मन का क्या कारण है। भटकते मन के कारणों को समझना जटिल हो सकता है और व्यक्ति पर निर्भर करता है। हालांकि भटकते मन को ट्रिगर करने वाले कारकों को समझने से आपको विचारों में खो जाने की आवृत्ति को नियंत्रित करने और संभावित रूप से कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर जब यह विघटनकारी हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तनाव के कारण मन भटक सकता है। तनाव मन की भटकन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा मन भविष्य में होने वाली चिंताओं या संभावित समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। तनाव हमारे मन को वर्तमान क्षण से भटका देता है, जिससे चिंता और मन की भटकन का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। अपने तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजें ताकि आप दिवा स्वप्न देखने से बच सकें। बोरियत से मन भटक सकता है। जब हम जो कर रहे होते हैं उससे ऊब जाते हैं, हमारा मन स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति से अधिक रोमांचक किसी अन्य स्थान पर उत्तेजना की तलाश करता है। थकान के कारण मन भटक सकता है। मानसिक और शारीरिक थकान हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित कर सकती है, पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि आपका मन किसी ऐसी चीज पर भटक जाएगा जिसके लिए कम मानसिक और शारीरिक प्रयास की जरूरत होती है। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी विकर्षण मन को भटका सकते हैं। बाहरी विकर्षण ध्यान भटका सकती हैं, जिससे हमारा मन भटक सकता है। गहन ध्यान के क्षणों के दौरान अपनी सूचनाओं को बंद करने, काम करने के लिए किसी शांत स्थान पर जाने या सहकर्मियों के साथ सीमाएं निर्धारित करने या दिन के दौरान शांत घंटों का विकल्प चुनने का प्रयास करें। मन को कैसे वश में करें? अपने मन को पुनः केंद्रित कर। भटकते मन का क्या अर्थ है? मन का भटकना कब समस्या बन जाता है? मैं कैसे जानूं कि मेरा मन भटक रहा है? भटकते मन का क्या कारण है? भटकते मन को नियंत्रित करने
और एकाग्रता बढ़ाने के लिए 12 सुझाव। और इस दुनिया में यह पूरी तरह से सामान्य है, जो हमारे निरंतर ध्यान की मांग करती है। काम की प्रतिबद्धताओं से लेकर सामाजिक जीवन को संतुलित करने और आत्म देखभाल के लिए समय निकालने तक लगातार संघर्ष एक समस्या बन सकता है। चाहे आपका मन बैठकों, बातचीत के दौरान या सोने की कोशिश करते समय भटक रहा हो, यह निराशाजनक और विघटनकारी हो सकता है। हालांकि भटकता हुआ मन हमेशा बुरी बात नहीं होती। यह रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन यह तब समस्या बन जाता है जब यह ध्यान, उत्पादकता या भावनात्मक कल्याण में हस्तक्षेप करता है। आइए मन के भटकने के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझें। इसका क्या अर्थ है तथा ध्यान और मानसिक स्पष्टता में सुधार करने के लिए सरल, विज्ञान समर्थित तकनीकों के साथ अपने मन को पुनः केंद्रित कैसे करें। भटकते मन का क्या अर्थ है? भटकता हुआ मन तब होता है जब आपके विचार वर्तमान कार्य से हटकर असंबंधित विषयों या अनुभवों की ओर चले जाते हैं। इसे अक्सर दिवास्वप्न कहा जाता है। लेकिन जहां दिवास्वप्न शब्द एक सकारात्मक अनुभव का संकेत देता है, वहीं भटकते मन में सभी प्रकार के विचार शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आपका मन 2 कारणों से भटकता है। या तो इसलिए कि आप जिस काम या गतिविधि पर काम कर रहे हैं वह ज्यादा मेहनत वाला और दोहराव वाला नहीं है, या फिर इसलिए कि वह बहुत चुनौतीपूर्ण है। इन दोनों ही स्थितियां, जैसे दिवास्वप्न देखना, पुरानी यादें ताजा करना या भविष्य की चिंता करना, ध्यान का यह बदलाव अनायास भी हो सकता है। जब हमें इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि कई मिनट बीत न जाएं और हम देखें कि हमारा ध्यान भटक गया है। या यह स्वेच्छा से भी हो सकता है, जैसे किसी बेहद उबाऊ व्याख्यान में। भटकते मन से जूझना एक आम मानवीय अनुभव है। द औसत व्यक्ति अपने जागने के समय का 46.9% समय अपने काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने में बिताता है। मानसिक रूप से अनुपस्थित महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आप ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं। गाड़ी चलाने, बर्तन धोने या टहलने जैसे रोजमर्रा के कामों के दौरान ऑटो पायलट पर होना आम बात है। और हालांकि यह हानि रहित लग सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या रोजमर्रा के कामों के बीच में वे काम भूल जाते हैं जो हमें करने चाहिए। भटकते मन का क्या कारण है? भटकते मन के कारणों को समझना जटिल हो सकता है और व्यक्ति पर निर्भर करता है। हालांकि भटकते मन को ट्रिगर करने वाले कारकों को समझने से आपको विचारों में खो जाने की आवृत्ति को नियंत्रित करने और संभावित रूप से कम करने में मूल कारण है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा मन भविष्य में होने वाली चिंताओं या संभावित समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। तनाव हमारे मन को वर्तमान क्षण से भटका देता है, जिससे चिंता और मन की भटकन का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। अपने तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजें ताकि आप दिवास्वप्न देखने से बच सकें। बोरियत से मन भटक सकता है। जब हम जो कर रहे होते हैं उससे ऊब जाते हैं या विमुख हो जाते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति से अधिक रोमांचक किसी अन्य स्थान पर उत्तेजना की तलाश करता है। थकान के कारण मन भटक सकता है। मानसिक और शारीरिक थकान हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित कर सकती है। जब आप थके हुए होते हैं तो काम में लगे रहना और उस पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि आपका मन किसी ऐसी चीज पर भटक जाएगा जिसके लिए कम मानसिक और शारीरिक प्रयास की जरूरत होती है। बाहरी विकर्षण मन को भटका सकते हैं। बाहरी विकर्षण जैसे शोर, सोशल मीडिया सूचनाएं या सहकर्मियों की रुकावटें हमारा दिख सकता है। गहन ध्यान के क्षणों के दौरान अपनी सूचनाओं को बंद करने, काम करने के लिए किसी शांत स्थान पर जाने या हेडफोन पहनने और सहकर्मियों के साथ सीमाएं निर्धारित करने या दिन के दौरान शांत घंटों का विकल्प चुनने का प्रयास करें। आंतरिक विकर्षण मन को भटका सकते हैं। आंतरिक विकर्षणों में शारीरिक असुविधा या दर्द, भूख या प्यास या उदास, तनावग्रस्त या क्रोधित महसूस करने जैसी भावनात्मक गड़बड़ी शामिल है। अगर कोई आंतरिक संकेत अनदेखा किया जा रहा है तो इससे शरीर में तनाव का स्तर बढ़ सकता है। अत्यधिक तनाव आपके दिमाग को अत्यधिक भटका सकता है, जिससे आपका तनाव और भी बढ़ सकता है और यह चक्र जारी रह सकता है। बुद्ध कहते हैं कि अति सक्रियता और ध्यान संबंधी विकार मन की भटकन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार से ग्रस्त लोगों में अक्सर भटकते हुए मन का अनुभव अधिक होता है। मन भटकाव से ग्रस्त लोगों में एक विषय से दूसरे विषय पर विचार आने की संभावना अधिक होती है और वे अत्यधिक और अक्सर स्वतः स्फूर्त मन भटकाव से ग्रस्त होते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि रुचि या प्रासंगिकता की कमी के कारण मन भटक सकता है। जब हमें कोई काम अरुचिकर या हमारे जीवन लक्ष्यों या रुचियों से अप्रासंगिक लगता है तो हमारा मन भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान क्षण में बने रहने के तरीके खोजें। केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। अपने मन को शांत करो, अपना जीवन बदलो। मानसिक स्वास्थ्य एक कठिन काम है। क्या चिंता के कारण मन भटकता है? चिंता मन को भटका सकती है। जब आप चिंतित होते हैं, मन चिंताओं, भय या तनावपूर्ण परिस्थितियों में भटक सकता है या उन पर विचार कर सकता है जो अक्सर पिछली घटनाओं या संभावित भविष्य के परिणामों से संबंधित होती हैं। यह परेशान करने वाला और प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है। मैं अपने मन को भटकने से कैसे रोकूं? भटकते मन को रोकने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, प्रवाह की स्थिति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना और मन के भटकने पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें अपनाना जरूरी है। प्रभावी रणनीतियों में माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग, शारीरिक गतिविधि, श्वास तकनीक और अच्छी नींद शामिल हो सकती है। जब मैं ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूं, तब भी मेरा मन इतना क्यों भटकता है? अगर आपको अक्सर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते समय अपना मन भटकता हुआ महसूस होता है, तो यह तनाव, थकान, चिंता या काम में रुचि की कमी के कारण हो सकता है। ये कारक आपके मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करते हैं, जो अंतर्मुखी विचारों के लिए जिम्मेदार होता है। माइंडफुलनेस, बॉडी स्कैन या गतिविधियों के जरिए ध्यान केंद्रित करने से आपको स्थिर रहने में मदद मिल सकती है। जब आपका मन भटकता है तो इसका क्या मतलब है? जब आपका मन भटकता है तो वह काम से भटककर असंबंधित विचारों या मानसिक कल्पनाओं की ओर चला जाता है। ऐसा आपके एहसास के बिना भी हो सकता है, अक्सर दोहराए जाने वाले या उबाऊ कामों के दौरान, या जब आप चिंतित, थके हुए या विचलित होते हैं। हालांकि यह सामान्य है और रचनात्मकता से भी जुड़ा है, लेकिन बार बार या लंबे समय तक मन भटकने से ध्यान और उत्पादकता कम हो सकती है। भटकते मन का क्या कारण है? मन का भटकना, तनाव, ऊब, थकान, मन अपने काम से भटक जाता है। काली नारंगी बुद्ध कहते हैं कि भटकते मन को नियंत्रित करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव बताते हैं। भटकते मन को काबू में करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे निपटने की रणनीतियां आपको इससे निपटने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, लक्ष्य मन की भटकन को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, क्योंकि यह रचनात्मकता और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बजाय आपका लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रवाह अवस्था में प्रवेश करने और अपने मन को रचनात्मक रूप से भटकने देने के बीच संतुलन बनाना है। इन अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने भटकते मन को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। नंबर 1, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मन की भटकन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। दैनिक माइंडफुलनेस ध्यान सत्र आपके मन को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और आप इस बात के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं कि यह कब भटकना शुरू करता है। नंबर 2, प्रवाह अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करें। किसी काम में पूरी तरह डूब जाना और उसमें पूरी तरह से डूब जाना मन की भटकन को रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। ऐसी गतिविधियां खोजें जो आपको चुनौती दें और रुचिकर हों, ताकि प्रवाह अवस्था को बढ़ावा मिले। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप जिस काम में लगे हैं उसमें आपकी पूरी रुचि हो और समय पलक झपकते ही बीत जाए। नंबर 3, मेडिटेशन से अपने मन को पुनः केंद्रित करें। वर्तमान क्षण में खुद को स्थिर करने के लिए बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपने भौतिक शरीर के विभिन्न अंगों पर क्रमिक रूप से ध्यान केंद्रित करके आप अपना ध्यान भटकते विचारों से हटा सकते हैं। अपने मन को धीरे धीरे काल्पनिक चीजों को स्वीकार करने से हटाकर शारीरिक रूप से कैसा महसूस हो रहा है करें। अपने विचारों, चिंताओं या कार्य सूचियों को लिखने से आपका मन चिंतन से मुक्त हो सकता है और आपकी एकाग्रता को गहरा कर सकता है। नंबर 5, अपने मन को पुनः केंद्रित करें। शारीरिक गतिविधि जैसे कि थोड़ी देर टहलना या बैठकों के बीच में अपने हाथों और पैरों को हिलाना मन के भटकाव के चक्र को बाधित कर सकता है और आपके ध्यान को पुनः सक्रिय कर सकता है। अगर मन भटक रहा है तो उसे गति के जरिए वर्तमान क्षण में वापस लाने की कोशिश करें। नंबर 6, व्यायाम का उपयोग करें।
व्यायाम जैसे कि फर्श पर अपने पैरों को महसूस करना या किसी ठोस वस्तु को छूना, जैसे कि घास या अपने कुत्ते को सहलाना, आपके मन को वर्तमान में वापस ला सकता है। नंबर 7, समान श्वास लेने का प्रयास करें। यह कोई रहस्य नहीं है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी चिंता शांत हो सकती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह भटकते मन को भी शांत कर सकता है। समान श्वास तकनीक आजमाएं। 4 सेकंड के लिए सांस लेने और 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ने का एक श्वास पैटर्न, और अपने भटकते मन को और उतने ही समय के लिए सांस छोड़ना न भूलें। नंबर 8, अपने वातावरण को बदलें। आपके लिए एक नया माहौल आपके दिमाग को फिर से तरोताजा करने में मदद कर सकता है। हो सके तो किसी प्रोजेक्ट पर काम करते या पढ़ाई करते समय अपने आसपास का माहौल बदल लें। अगर आप अपने ऑफिस या घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो बस थोड़ी सी सफाई या अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करने से ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और आपका ध्यान फिर से केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। नंबर 9, अपने मन को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में समय बिताने से मन की भटकन कम हो सकती है और शांत, केंद्रित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। अपने मन का व्यायाम करें और प्रकृति में दिखाई देने वाली चीजों की ओर इशारा करके वर्तमान में रहने का अभ्यास करें, जैसे पत्तों के रंग, पार्क में दौड़ते कुत्ते या किसी नदी या तालाब से सूर्य की रोशनी का परावर्तन। नंबर 10, नींद को प्राथमिकता दें। नींद की कमी से अगले दिन हमारा मन भटक सकता है, क्योंकि हम सतर्क रहने के लिए तरह तरह के तरीके खोजते रहते हैं। मन को शांत करने और केंद्रित रहने के लिए पर्याप्त आराम करना जरूरी है। इसके अलावा सोते समय हमारा दिमाग हमारे अवचेतन विचारों को खोल देता है। नंबर 11, मन को विशिष्ट समय समर्पित करें। अगर आप दिवास्वप्न देखने के आदी हैं, तो यह आदत रातों रात नहीं छूट सकती, और यह ठीक भी है। मन का भटकना एक स्वाभाविक और जरूरी शारीरिक इस्तेमाल किया जाए। भटकने की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को दिवास्वप्न देखने या अपने मन को स्वतंत्र रूप से कल्पना करने के लिए खुद को विशिष्ट समय दें। बुद्ध कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन पसंदों पर आधारित होता है। हम अपने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों में से चयन करते हैं। नए और सफेद के बीच, एक फूल और अनेक फूलों के बीच, पसंद और नापसंद के कुछ मनोवैज्ञानिक आवेगों के बीच, कुछ को स्वीकार करने और कुछ को छोड़ने वाले कुछ विचारों के बीच। तो हमारी मानसिक संरचना चयन करने की इस प्रक्रिया पर आधारित होती है। चयन करने, विभेद करने, छोड़ने, खारिज करने, स्वीकार करने का यह सतत प्रयास। और इस प्रक्रिया में एक निरंतर संघर्ष होता है, लगातार प्रयास। कभी भी एक प्रत्यक्ष समझ नहीं होती है, लेकिन हमेशा संचय की एक थकाऊ प्रक्रिया होती है। विभेद करने की क्षमता, जो वास्तव में स्मृति पर आधारित होती है, ज्ञान के संचय पर, और इसलिए चयन के माध्यम से किया गया यह निरंतर प्रयास है। क्या चयन करना महत्वाकांक्षा नहीं है? हमारा जीवन महत्वाकांक्षा है। हम चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा सोचा जाए। हम कोई परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं। यदि मैं हिंसक हूं तो मैं अहिंसक बनना चाहता हूं। बनना महत्वाकांक्षा की प्रक्रिया है। चाहे मैं सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ बनना चाहूं या सबसे उत्तम संत, महत्वाकांक्षा प्रेरणा बनने का आवेग चयन करने की प्रक्रिया है, जो अनिवार्य रूप से चयन करने पर आधारित है। इसलिए हमारा जीवन संघर्षों की एक श्रृंखला है, एक वैचारिक अवधारणा, सूत्र, इच्छा से दूसरे तक जाना। और बनने की इस प्रक्रिया में, संघर्ष की इस प्रक्रिया में मन में गिरावट आती है। इस गिरावट की वास्तविक प्रकृति पर पसंद है, और हम सोचते हैं कि चयन करना आवश्यक है, चयन जिससे महत्वाकांक्षा निकल कर आती है। अब जीवन में वह मार्ग प्राप्त कर सकते हैं जो महत्वाकांक्षा पर आधारित नहीं है, जो चयन का नहीं है, जो एक ऐसे फूल खिलने के समान है जिसमें हम परिणाम की मांग नहीं करते हैं। जीवन के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह है संघर्षों की एक श्रृंखला, जिसका अंत परिणाम में होता है, और ये परिणाम और अधिक बड़े परिणामों के लिए त्याग दिए जाते हैं। यही वह सब है जो हम जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के मामले में जो किसी गुफा में अकेला बैठता है, उसके अपने आप को सर्वसंपन्न बनाने की प्रक्रिया में विकल्प मौजूद है। वह विकल्प है महत्वाकांक्षा। हम यह पता लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्या महत्वाकांक्षा सही है या गलत, क्या यह जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या यह सादगी के जीवन के लिए अनुकूल है या नहीं। लंगोटी पहन लेने का मतलब यह नहीं है कि वह आदमी सादगी पसंद है, जबकि इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि बाह्य वस्तुओं का त्याग करके मन और अथी आता है, क्योंकि यह अपने स्वयं के आदर्शों पर पकड़ बनाने की कोशिश करता है,
जिसको इसने प्रक्षेपित किया है, जिसको इसने तैयार किया है। तो यदि हम अपने सोचने के तरीकों पर नजर डालें, तो क्या हमको महत्वाकांक्षा के इस सवाल की जांच नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा क्या मतलब होता है और क्या महत्वाकांक्षा के बिना जीना संभव है। हम देखते हैं कि महत्वाकांक्षा से प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, चाहे यह बच्चों में हो या बड़े नेताओं में। सभी में इस महत्वाकांक्षा के कुछ औद्योगिक लाभ भी होते हैं, लेकिन इस दौड़ में मन में अंधेरा पैदा होता है। तकनीकी अनुकूलन, ताकि मन अपनी लचक, अपनी सादगी खो देता है और इस प्रकार सीधे सामना करने में असमर्थ होता है। क्या हमको एक समूह की बजाय एक व्यक्ति के रूप में पता नहीं लगाना चाहिए? क्या हमको पता नहीं लगाना चाहिए महत्वाकांक्षा का क्या मतलब होता है? क्या हम अपने जीवन में इस महत्वाकांक्षा के बारे में अवगत हैं या नहीं? अच्छा मन वह मन होता है जो हमेशा विकसित होता है, बनता है, विशाल होता है, ज्ञान के रूप में अनुभव एकत्र करता है। बुद्ध कहते हैं कि आपका ध्यान अवधि उस समय की लंबाई को दर्शाता है जिसमें आप बिना विचलित हुए किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने शायद पहले ही अनुभव किया होगा कि कुछ गतिविधियां, जैसे कोई शानदार उपन्यास या कोई रोमांचक प्रोजेक्ट, आपका ध्यान घंटों तक बांधे रख सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कोई उबाऊ रिपोर्ट या थकाऊ काम कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आप बार बार घड़ी देखते हैं या फोन चेक करने लगते हैं। आपका कार्य में रुचि का स्तर, दिन का समय और आपका मूड, ये सभी बातें यह तय करती हैं कि आप कितनी देर तक ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। अपनी ध्यान अवधि को समझने के लिए आपको स्वयं का अवलोकन करना जरूरी है। यह जानना उपयोगी होता है कि आप कब सबसे अच्छा काम करते हैं और कब आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि सुबह के समय आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक होती है, तो यह जटिल और ध्यान मांगने वाले कार्यों को निपटाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। वहीं जब आपको महसूस होता है कि आपका ध्यान कमजोर हो रहा है, उस समय कम मेहनत वाले काम करना या एक छोटा ब्रेक लेना बेहतर होता है। इस प्रकार की व्यक्तिगत समझ आपको यह निर्णय लेने में मदद करती है कि किस समय पर कौन सा कार्य करना सबसे उपयुक्त रहेगा। आपका ध्यान अवधि क्या है? आपकी ध्यान अवधि उस समय की अवधि को कहा जाता है जिसमें आप बिना विचलित हुए किसी कार्य पर केंद्रित रह सकते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है और इस पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ गतिविधियां, जैसे कोई रोचक उपन्यास या कोई उत्साहजनक प्रोजेक्ट, आपका ध्यान घंटों तक बांधे रख सकती हैं, कि मिनटों में आपका ध्यान भटका देते हैं। कार्य में आपकी रुचि, दिन का समय और आपका मानसिक भाव, यह सब मिलकर आपकी ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अपनी ध्यान अवधि को समझने के लिए आत्मावलोकन आवश्यक है। यह जानना उपयोगी होता है कि आप कब सबसे अच्छा काम करते हैं और कब आप जल्दी विचलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए होती है तो उस समय जटिल और गहन कार्यों को करना सबसे बेहतर रहेगा। वहीं जब आपका ध्यान भटकता है, तब सरल कार्य करना या थोड़ा आराम लेना अधिक उपयोगी होगा। इस तरह की समझ से आप अपने कार्यों को अधिक योजनाबद्ध और कुशल तरीके से कर सकते हैं। इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से न केवल आपकी एकाग्रता बेहतर होगी, बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ध्यान अवधि को बढ़ाना एक अभ्यास है जिसमें धैर्य और नीति रखें, संगीत का सहारा लें और उत्पादकता बढ़ाएं। कुछ अध्ययनों के अनुसार विशेष प्रकार के संगीत, जैसे वाद्य संगीत, सुनने से एकाग्रता में सुधार हो सकता है। जब अगली बार आप किसी कार्य में जुटे, को अच्छी नींद लें और अपने मानसिक ऊर्जा को फिर से भरें। जब आप पूरी तरह से विश्राम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अपने सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करता है। इससे न केवल आपकी एकाग्रता बनी रहती है, बल्कि जानकारी को समझने और उसे प्रोसेस करने की क्षमता भी बढ़ती है। रूप से सक्रिय हो ताकि मन केंद्रित रहे। नियमित शारीरिक गतिविधि, चाहे वो एक छोटी सी सैर हो या पूरा कार्डियो सेशन, आपकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता, स्मरण शक्ति और ध्यान अवधि को बेहतर बना सकती है। मन एक अदृश्य शक्ति है, न दिखता है, न छूने में आता है, लेकिन यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मन ही सुख का कारण है और मन ही दुहक का कारण। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो संसार की कोई भी परिस्थिति हमें नहीं हिला सकती, पर यदि मन असंयमित हो तो सबसे शांत वातावरण में भी अशांति पैदा हो सकती है। बुद्ध कहते हैं, जैसा मन है वैसा ही जीवन बनता है। मन की प्रत्येक सोच, हर भावना, हर इच्छा हमारी नियति की ओर एक कदम है।
यदि हम हर क्षण अपने मन पर ध्यान देना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को भी वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम भीतर से चाहते हैं, शांत, पूर्ण और मुक्त। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को जानो। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है, वैसे ही तुम अपने मन को तपस्या, ध्यान और संयम से गढ़ो। यही बुद्ध का समग्र संदेश है कि मन को जानो, तभी तुम उस शांति को अनुभव करोगे जिसे संसार के सारे सुख नहीं दे सकते। नमो बुद्धाय दोस्तों।